यहाँ पानी के सडन सर्जेस ने घरों को और फसलों को वॉश आउट कर दिया विदाउट एनी वार्निंग। जैसे NH44 और स्टेट रोड्स को कट ऑफ कर दिया गया। इकोनॉमिक लॉस जो हुआ इनिशियल एस्टिमेट से वो 850 करोड़ का है और 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पानी के नीचे चली गई। 37 लोगों की डेथ रिपोर्ट्स हुई और स्टेट ने सब 23 डिस्ट्रिक्ट को फ्लड हिट डिक्लेयर कर दिया। पंजाब 2025 फ्लड्स जो स्टेट के वर्स्ट डिजास्टर बन चुके हैं 1988 के बाद। 1400 से ज़्यादा गांव पानी में डूब गए, 37 लोगों की जान गई और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए। ये सिर्फ नेचुरल कैलेमिटी नहीं, हैवी रेन्स, डैम रिलीजेस और मैन मेड इश्यूज जैसे इंक्रोचमेंट्स ने इसे और बड़ा बना दिया है। और अब सोचिए, जब इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी गवर्नमेंट का रिस्पांस काफ़ी स्लो और इनएडिक्वेट लग रहा है, तो NGOs और फाउंडेशंस जैसे ग्रुप्स गैप भर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। कॉजेस, स्पेसिफिक एरियाज जिनमें डैमेज हुआ है, रिलीफ एफर्ट्स और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपके एरिया में भी कभी ऐसे फ्लड्स आई हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, ग्राउंड रियलिटी डिटेल्स के साथ। पंजाब में ये फ्लड्स अगस्त के एंड से लेके सितंबर तक चल रहे हैं, जब मानसून रेंज एक्सट्रीम हो गई और स्टेट ने सब 23 डिस्ट्रिक्ट्स को फ्लड हिट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज नॉर्दर्न और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, जैसे गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर, फजिल्का और तरन तारण। टोटल 1400 से ज़्यादा गांव सबमर्ज्ड हुए और 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन पानी के नीचे चली गई। 37 लोगों की डेथ रिपोर्ट्स हुई और इनकी मौत ज़्यादातर ड्राउनिंग, लैंडस्लाइड्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हुई। अब 3.5 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए, जिसमें से हज़ारों फैमिलीज को रिलीफ कैंप्स और गुरुद्वारों में भेजा गया। स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए और हाईवेज जैसे NH44 और स्टेट रोड्स को कट ऑफ कर दिया गया। इकोनॉमिक लॉस जो हुआ इनिशियल एस्टिमेट से वो 850 करोड़ का है और ये सिर्फ रूरल यानी गांव और छोटे मोटे शहरों की सड़कों का है। करीब 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की रोड्स डैमेज हुई और 80 ब्रिजेस नॉन ऑपरेशनल हो गए, मतलब अब उन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता। अब आखिर कॉजेस क्या हुए, एग्जैक्टली किस एरिया में किस वजह से फ्लड आई। अब ये फ्लड्स मल्टी फैक्टरल थे, हैवी रेनफॉल, अपस्ट्रीम कैचमेंट, ओवरफ्लोज और डैम रिलीजेस के कॉम्बिनेशन। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं स्पेसिफिक एरियाज और रीजंस के साथ। हैवी रेनफॉल और फ्लैश फ्लड्स जो कि नेचुरल कॉज है। नॉर्दर्न पंजाब जैसे पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में डायरेक्ट एक्सट्रीम रेन्स और क्लाउड बर्स्ट के कारण लोकल नालाज और रिवुलेट्स ओवरफ्लो हुए। ये एरियाज हिली टेरेन के करीब थे, जहां हिमाचल से आता पानी रावी रिवर में मिलता है। एग्जाम्पल, पठानकोट में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश एक दिन में गिरी, जो आगे चल के फ्लैश फ्लड्स में कन्वर्ट होगी और गांव जैसे शाहपुर कंडी और माधोपुर को इसने हिट किया। यहां पानी के सडन सर्जेस ने घरों को और फसलों को वॉश आउट कर दिया विदाउट एनी वार्निंग। दूसरा कॉज है डैम रिलीजेस और रिवर स्वेलिंग का, जिसे मैन मेड ट्रिगर भी कहा जाता है। अब सेंट्रल और वेस्टर्न पंजाब में डैम से कंट्रोल्ड रिलीजेस किए गए, जिन्होंने सिचुएशन को और वर्स बना दिया। भाखड़ा डैम जो सतलुज रिवर पे बना हुआ है, उससे हैवी इन्फ्लोस की वजह से 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी छोड़ा गया, जिससे फिरोजपुर, फजिल्का और तरन तारण में सतलुज के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनमें फ्लड्स देखे गए। जैसे हड़क्के वेटलैंड में 500 गांव इफेक्ट हुए। सिमिलरली पौंग डैम जो ब्यास रिवर पे बना हुआ है, उसके रिलीजेस ने होशियारपुर और कपूरथला में ब्यास के पास बसने वाले लो लाइंग इलाकों को पानी से भर दिया और रंजीत सागर डैम से आता पानी जो रावी में मिलता है, उसने अमृतसर और गुरदासपुर के बॉर्डर विलेजेस जैसे अजनाला ब्लॉक में फ्लडिंग की। देखिए, ये पानी रिलीज किया गया जब वाटर लिमिट ज़्यादा बढ़ गई। जब वार्निंग मिली गई थी कि वाटर लिमिट बढ़ेगी, तब नहीं, तो इसे पहले रिलीज किया गया होता तो ऐसे फ्लड्स देखने को शायद आज ना मिलते। क्रिटिक्स का भी कहना है कि एडवांस्ड वार्निंग और स्टेज डिस्चार्ज बेटर हो सकता था। 1988 फ्लड्स की तरह यहाँ भी पुअर कंडीशनिंग ने डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट बढ़ाया, जिसे कि एनक्रोचमेंट्स और पुअर ड्रेनेज के नाम से भी जाना जा रहा है। सब एरियाज में कॉमन इश्यूज रहे फ्लड प्लेन, एनक्रोचमेंट्स और क्लॉग्ड ड्रेन्स यानी ड्रेनेज का ब्लॉक होना। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अमृतसर और जलंधर में अर्बन फ्लडिंग ज़्यादा रही। क्यों? क्योंकि कंक्रीटाइजेशन ने नेचुरल ड्रेनेज ब्लॉक कर दी और सतलुज और ब्यास में जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, उन्होंने रिवर चैनल्स को
नैरो कर दिया और क्लाइमेट जो चेंज हुआ उससे रेंज काफ़ी इंटेंस बन गई और ये फ्लडिंग देखी गई। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 30 से 40% ड्रेनेज मैन मेड लैप्सेस से बढ़ा, जैसे डिफॉरेस्टेशन जो अपस्ट्रीम हिमाचल में हो रही थी उसने सॉइल इरोजन इंक्रीज किया, जिससे क्या हुआ, नीचे जो नदियाँ बह रही थी वहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो गया और आगे चल के वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ से पानी ब्लॉक हो गया और सारा पानी शहरों में आ गया और शहरों में ड्रेनेज सिस्टम पुअर था, वो ब्लॉक हो गया और पानी वहाँ जमा हो गया। अब यहाँ कई क्रॉस बॉर्डर एंगल भी देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान पंजाब में भी सिमिलर फ्लडिंग हुई, रावी और सतलुज से, जहाँ 5 लाख लोग रेड क्रॉस से इंस्पायर किए गए। 5 लाख लोग इफेक्ट हुए पाकिस्तान में। इम्पैक्ट्स खेती, घर, रोजगार और लॉन्ग टर्म डैमेज। फ्लड्स ने पंजाब के फूड बास्केट को मैसिव हिट किया है। वीट, पैडी, कॉटन, शुगर केन क्रॉप्स 1.5 लाख हेक्टर्स डिस्ट्रॉय हुए, जिससे फार्मर्स को करोड़ों का लॉस हुआ। गुरदासपुर और फिरोजपुर में डायरी फार्म्स पानी में डूब गए और हज़ारों पशु यानी कैटल्स मारे गए। रोजगार पे असर काफ़ी हुआ। मजदूर जो यूपी बिहार से पंजाब में आके काम करते थे उनकी डेली वेजेस जॉब चली गई और स्मॉल बिजनेसेस जैसे शॉप्स और ट्रांसपोर्ट बंद हो गए। अब लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है? देखिए, पानी में नमक की मात्रा बढ़ेगी और ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड हो सकता है और हेल्थ इश्यूज जैसे वाटरबोर्न डिसीजेस स्प्रेड कर सकते हैं। इकोनॉमिक टोटल लॉस अभी भी एस्टिमेटेड है 1000 करोड़ के ऊपर का। अब क्रिटिसिज्म यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स और इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वार्निंग्स काफ़ी लेट मिली उन्हें। रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन स्लो है और कंपेंसेशन क्लेम्स में काफ़ी डिले कॉमन है। एग्जाम्पल के तौर पे फजिल्का को लेते हैं। वहाँ के विलेजर्स ने कहा कि डैम रिलीज अलर्ट्स सिर्फ 2-3 घंटे पहले मिले, जिससे कि फुल इवैक्यूएशन हो ही नहीं पाई। ओवरऑल स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लोकल एग्जीक्यूशन में गैप्स दिखे, जैसे ब्लॉक्ड ड्रेन्स और वीक एम्बैंकमेंट्स को प्री मॉनसून फिक्स ही नहीं किया गया। अब यहाँ फाउंडेशंस और एनजीओस का काम काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जब गवर्नमेंट पीछे हट गई, कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये एनजीओस आगे होकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अब फाउंडेशन और एनजीओस गैप भरते हैं। इस बार अक्षय पत्रा फाउंडेशन ने रिलीफ कैंप्स में फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, स्पेशली चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों के लिए। ऑक्सफॉर्म इंडिया ने हाइजीनिक वाटर और प्यूरिफिकेशन प्रोवाइड करवाई और कई रिकवरी प्रोग्राम्स शुरू किए गए गुरदासपुर और अमृतसर में। कई टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए लोगों को फिरोजपुर में और लोकल फाउंडेशंस जैसे खालसा एड ने सबसे बड़ा काम किया। ग्राउंड लेवल पे रेस्क्यू किया लोगों को, फोल्डर कैंप्स लगाए और पशुओं यानी कैटल्स के लिए चारा प्रोवाइड करवाया। साथ ही साथ ग्लोबल 6 जो कि यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि जिन लोगों के घर खराब हुए हैं, जो रहने लायक नहीं बचे, उन्हें उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाएंगी और उनके घर भी रीबिल्ड करवाए जाएंगे। सरकार तो बस सो रही है। अब ये एनजीओज जो होते हैं ये गवर्नमेंट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। लोकल नेटवर्क्स के थ्रू ये क्विकली वहाँ पहुँचते हैं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। इनके सामने सब सरकारी मशीनरी ओवरलोड होती हैं। ये आगे चल के लाइफ सेवर्स बन जाते हैं। अब आखिर इस चीज़ के सल्यूशंस क्या होंगे? अब आगे क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लिए सबसे पहले फास्ट कंपेंसेशन होनी चाहिए। जिन लोगों को सब्सिडीज़ की ज़रूरत है और हेल्थ कैंप्स की ज़रूरत है, उन्हें फटाफट वहाँ भेजा जाए और सबसे पहले देखा जाए कि इस पानी को बाहर कैसे निकाला जाएगा। मीडियम टर्म के लिए ड्रेन डेस्टिलिंग होनी चाहिए, एम्बैंकमेंट स्ट्रेंथनिंग और फ्लड प्लेन को जोनिंग करने वाले स्ट्रिक्ट एरियाज को ज़्यादा पहले वार्निंग आगे से मिलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इंटरस्टेट रिवर्स की बेसिन प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अंदर। क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप्स, अर्ली वार्निंग, एआई बेस्ड रेन फॉरकास्ट और एसएमएस अलर्ट्स और डैम ऑपरेशंस में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्लस कम्युनिटी ट्रेनिंग जैसे फ्लड ड्रिल्स और इंश्योरेंस अवेयरेंस बढ़नी चाहिए। पंजाब फ्लड्स 2025 एक रिमाइंडर है कि क्लाइमेट चेंज रियल है, लेकिन हमारे डिसीजंस इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम पड़ जाए तो एनजीओज और फाउंडेशंस जैसे अनसंग हीरोज काम संभालते हैं। अब हम सबको फ्लड प्लेन रिस्पेक्ट करनी चाहिए और प्रिपेयर्डनेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सी फाउंडेशन को आप सपोर्ट करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।